हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स एंड इंप्लीमेंटेशन ऑप्शंस। ठीक है, हमने ऑलरेडी डेटा वेयरहाउस का आर्किटेक्चर थोड़ा सा देख लिया था, एब्स्ट्रैक्ट व्यू। ठीक है, आज हम डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं डेटा वेयरहाउस का एग्जैक्ट आर्किटेक्चर किस तरह से होता है, उसकी डिफरेंट लेयर्स और वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो हमें ऑलरेडी बताया कि डेटा वेयरहाउस यानी कि क्या होता है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर आर्किटेक्चर की, वो एग्जैक्टली किस तरह से बना हुआ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर इज कॉम्प्लेक्स। क्यों ये कॉम्प्लेक्स होता है? क्योंकि इसके अंदर कई सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है जो कि हिस्टोरिकल और साथ ही साथ कम्यूटेटिव डेटा को मल्टीपल सोर्सेस में से आपको रिप्रेजेंट करती है। राइट, हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस के अंदर देखा था कि डेटा वेयरहाउस के अंदर जो डेटा आता है वो कई सारे मल्टीपल वेरियस सोर्सेस से आता है। राइट, सपोज रिसोर्स ए, रिसोर्स बी और रिसोर्स सी, कई सारे ऐसे अलग अलग टाइप के रिसोर्सेस होते हैं जहां पर अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप्स के आपको डेटा मिलते हैं। ठीक है, जो कि बहुत आपके काम के नहीं होते, लेकिन एज ए एब्स्ट्रैक्ट डेटा वेयरहाउस के अंदर सभी टाइप्स के डेटा स्टोर करते हैं। राइट, फिर वहां से आप क्या करते थे, अलग अलग टाइप के डेटा मार्ट्स बनाते थे एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन वाइड नीड्स। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा वेयरहाउस के आर्किटेक्चर के टाइप्स के बारे में। तो एज यूजुअल डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका सिंगल टायर आर्किटेक्चर, देन आफ्टर 2 टायर आर्किटेक्चर एंड देन आफ्टर 3 टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, इन जनरल डेटा वेयरहाउस होते हैं। तो डेटा वेयरहाउस किस तरह से बनाए जाते हैं, उसका इंटरनल व्यू क्या होता है। ठीक है, उस व्यू को अगर हम डिटेल में देखेंगे तो उसी को हम बोलते हैं आर्किटेक्चर। और वो आर्किटेक्चर 3 तरह से बनाए जाते हैं, डिपार्टमेंट वाइज या फिर आप बोल सकते हो इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, सिंगल टायर, 2 टायर या फिर 3 टायर। तो हम इन तीनों के बारे में देखना है। मैं आपको पहले से बता दूं, फिलहाल हमारे सिलेबस के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 3 टायर आर्किटेक्चर को ही देखना है, क्योंकि वही इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात आती है सिंगल टायर आर्किटेक्चर। जो हमारा फर्स्ट टाइप है ना, वो सिंगल टायर आर्किटेक्चर। अब इसका मेन गोल क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंगल लेयर क्यों? क्योंकि सिंगल लेयर क्यों हम रिप्रेजेंट करेंगे इस वाले आर्किटेक्चर के अंदर? क्योंकि द अमाउंट ऑफ डेटा जो आपने स्टोर किया हुआ ना, उसको मिनिमाइज करने के लिए। हमें ऑलरेडी मालूम है कि डेटा वेयरहाउस के अंदर कई सारा बिग अमाउंट्स ऑफ डेटा स्टोर किया जाता है। राइट, लेकिन उस अमाउंट ऑफ डेटा को आप किस तरह से मिनिमाइज कर सकोगे? विथ यूज ऑफ ओनली सिंगल लेयर। ठीक है, तो ये इसका गोल है। ओनली एंड ओनली एक ही लेयर होगी सिंगल टायर आर्किटेक्चर के अंदर। वो कौन सी लेयर होगी? और क्या सर 2 टायर आर्किटेक्चर के अंदर 2 लेयर होगी क्या? 3 टायर के अंदर 3 लेयर होगी क्या? यस, सिंगल के अंदर 1 लेयर होगी आपकी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल लेयर। 2 टायर के अंदर आपकी 2 लेयर्स होगी और 3 टायर के अंदर 3 लेयर्स होगी। वो लेयर्स कौन कौन सी है और किस तरह से काम करती है, वो सब हम डिटेल में आज के सेशन में देखने वाले हैं 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है, फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सिंगल टायर आर्किटेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर का यूज करता है। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ डेटा जो स्टोर किए जा रहे हैं डेटा वेयरहाउस के अंदर, उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको मिनिमलिस्ट करने के लिए। ठीक है, इसका मेन गोल क्या है? क्योंकि डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करना। अब हम सभी को मालूम है कि डेटा वेयरहाउस के अंदर अलग अलग सोर्सेज से कई सारे डेटा एक साथ एक ही टाइप के आ सकते हैं। ठीक है, डेटा वेयरहाउस को थोड़ी ना पता चलेगा कि मुझे कौन सा डेटा, अगर एक ही डेटा है, चलिए सपोज डेटा का टाइप है ए, तो ए टाइप का डेटा उसको 3 सोर्सेज से मिला, तो क्या वो तीनों टाइप का सेम डेटा रखेगा डेटा वेयरहाउस के अंदर? नहीं, वो फिल्टर आउट करेगा। किसकी मदद से? सिंगल टायर आर्किटेक्चर की मदद से। ठीक है, अगर डेटा सेम टू सेम आ रहा है वेरियस सोर्सेज के अंदर, तो वो तीनों में से या फिर कोई एक सोर्स का ही डेटा लेगा, तीनों का डेटा सेम टू सेम स्टोर नहीं करेगा। ओके, क्योंकि उसको क्या मेंटेन रखना है, द अमाउंट ऑफ डेटा मेंटेन रखना है। ठीक है, और यहां पर आपको बताया कि दिस आर्किटेक्चर इज नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन प्रैक्टिस। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया, तीनों टाइप्स के आर्किटेक्चर में ओनली एंड ओनली 3 टायर आर्किटेक्चर ही को इंडस्ट्री ने अडॉप्ट किया है। ठीक है, क्यों वो आगे जाकर आपको पता चल जाएगा इसी सेशन में। ठीक है, फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है सिंगल टायर आर्किटेक्चर के अंदर, कि उसके अंदर एक ही सिंगल लेयर होती है। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ डेटा जो हम स्टोर करते हैं डेटा वेयरहाउस के अंदर, उसको मिनिमलिस्ट बनाने के लिए, और उसका मेन गोल क्या है? डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करना। ओके, तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, सिंगल टायर आर्किटेक्चर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ, जिसका नाम है 2 टायर आर्किटेक्चर।
ठीक है। 2 टायर के अंदर जैसा कि आपने पढ़ा अभी भी, सिंगल टायर के अंदर जिस तरह से एक ही लेयर होती थी, तो यहां पर हमारे पास 2 लेयर होगी। ठीक है, किस लिए? तो कि सेपरेट करने के लिए फिजिकल अवेलेबल सोर्सेस एंड डेटा वेयरहाउस। ध्यान रखिएगा, 2 लेयर आर्किटेक्चर के अंदर क्या होगा, जो आपकी फिजिकल अवेलेबल सोर्सेस है ना, यानी कि जहां से आप डेटा ले रहे हो वो, और जहां पर आप डेटा स्टोर करा रहे हो यानी कि डेटा वेयरहाउस, 2 अलग अलग चीज है। जहां से डेटा ले रहे हो वो, और जहां पर आप डेटा को स्टोर कर रहे हो वो, तो 2 अलग हो गए, राइट। सोर्सेस और डेटा वेयरहाउस दोनों अलग अलग चीज है। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यूज करेंगे 2 लेयर आर्किटेक्चर। ठीक है, और हाँ, दिस आर्किटेक्चर इज नॉट एक्सपांडेबल, इसको आप एक्सपांड नहीं कर सकते। ठीक है, एंड ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एंड यूजर्स। अब यहां पर एक नया वर्ड आया, एंड यूजर्स। एंड यूजर्स यानी कि क्या? जो कि हमारे कस्टमर है वो। हमने प्रोडक्ट बना ली, हमारे पास डेटा है, अब इस डेटा का यूज कौन कौन कर सकता है? जितने यूजर्स को हम अलाउ करेंगे वही कर सकेंगे, राइट। तो यहां पर बहुत सारे एंड यूजर्स यानी कि बहुत सारे आपके कस्टमर्स, पर्सन्स, वो इसका यूज नहीं कर सकेंगे। वेरी लार्ज नंबर ऑफ एंड यूजर्स इसका यूज नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सपांडेबल नहीं है। एक बार अगर ये आप 2 टायर आर्किटेक्चर की मदद से अपना डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्ट करते हो, तो फिर उसका स्केल आप नहीं बढ़ा सकते, उसको बड़ा नहीं बना सकते। उसके अंदर नंबर ऑफ लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ डेटा ही आप स्टोर कर सकोगे, ये एक्सपांडेबल नहीं है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देन आफ्टर इट हैज ऑल्सो अ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ नेटवर्क लिमिटेशंस। अब ऑब्वियसली चीज है वो एक्सपांडेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर डेटा बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर नहीं हो पा रहा, और साथ ही साथ नेटवर्क लिमिटेशन भी है। ठीक है, एक्सपांडेबल होना यानी कि एज कंटेक्स्ट ऑफ स्टोरेज नहीं देखा जा रहा है यहाँ पर इस चीज को बढ़ाना, एंड यूजर्स तक आपको बढ़ाना बेहतर हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक लोकल स्टोर की हम बात करें, ग्रोसरी स्टोर की, उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो वो क्या करेगा? ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया के थ्रू जाएगा ना, राइट, अपना नेटवर्क बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पर यह भी प्रॉब्लम है, नेटवर्क लिमिटेशन की भी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास फिजिकल सोर्स है डेटा के, उसको भी मेंटेन करना है, साथ ही साथ आपके डेटा वेयरहाउस को भी मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है 2 टायर आर्किटेक्चर का। आपके पास 2 सेपरेट लेयर तो आ गई रिसोर्सेज और वेयरहाउस को सेपरेट करने के लिए, लेकिन ये आर्किटेक्चर एक्सपांडेबल नहीं हो सकता, और साथ ही साथ लार्ज नंबर ऑफ एंड यूजर्स इसके अंदर सपोर्टेबल नहीं है। ओके, चलिए अब मेन हम आगे बढ़ेंगे 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर, लेकिन सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। ये था आपका 2 टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, चलिए नाउ ये हमारा मेन, जो कि हमें सिलेबस के अंदर डिटेल में पढ़ना है, ये है हमारा 3 टायर डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर। यहाँ पर आपको पूरी उसकी फिगर दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड आर्किटेक्चर। तीनों टाइप के आर्किटेक्चर में मैंने पहले ही बताया, इंडस्ट्री सौथी ज्यादा किसको बढ़ावा देती है? 3 टायर डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर को। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 3 लेयर्स होगी। यहाँ पर आप दिख रहे होंगे बॉटम टायर, मिडल टायर और टॉप टायर। टायर यानी कि 1 टाइप ऑफ लेयर। ठीक है, आप इसको 3 लेयर डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर भी बोल सकते हो, 3 टायर आर्किटेक्चर भी बोल सकते हो, डजंट मैटर। यहाँ पर आपके पास 3 टायर्स अवेलेबल है, यानी कि 3 लेयर्स अवेलेबल है, राइट। अब इन 3 लेयर्स को हमें यहाँ पर समझना है। ये देखिए, आप पूरा डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पर सबसे नीचे वाली लेयर ये देखिए, ये है आपकी बॉटम टायर। ठीक है, यानी कि ये बॉटम लेयर है इतनी। ऊपर वाली है मिडल टायर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्यूब्स दिख रहे हैं, और सबसे ऊपर वाली है टॉप टायर, जहां पर आपके फ्रंट एंड टूल्स है। ठीक है, अब ये इसको पढ़ना किस तरह से, इस पूरे डायग्राम को समझना किस तरह से, तो सबसे नीचे से समझना है। ठीक है, सबसे नीचे वाली लेयर देखिए, ये आपकी बॉटम लेयर है ना, उससे भी नीचे आपको यहाँ पर एनालिसिस करना है कि आपके पास रो डेटा अवेलेबल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं इस पूरे डायग्राम को समझा रहा हूं आपको किस तरह से डेटा वेयरहाउस बन रहा है। यहाँ पर है आपके पास रो डेटा, जो कि कई सारे एक्सटर्नल सोर्सेस से आ सकता है, कोई डेटाबेस से में भी आ सकता है। ठीक है, मैंने पहले बताया था ना प्रीवियस सेशंस के अंदर कि आपके पास मल्टीपल वेरियस सोर्सेस हो गए जहां से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। फिर डजंट मैटर आपने कोई सर्वे किया हो, राइट, कोई फॉर्म्स फिलअप करवाए हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव को घर घर जाकर कोई डेटा कलेक्ट किया हो, डजंट मैटर, कई सारे यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्सेस हो सकते हैं। और साथ ही साथ कोई ऑपरेशनल डेटाबेस भी हो सकते हैं कि जहां से आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, एक दूसरे के साथ कोई भी किसी को भी
किसी भी तरह का लेना देना नहीं है, ठीक है। कहीं से भी किसी भी टाइप का डेटा आ सकता है यहाँ पर। तो इन सभी डेटा को हमें इंसर्ट करवाना है डेटा वेयरहाउस के अंदर, ठीक है। यही तो इनडायरेक्टली हमारा गोल था, ठीक है। अब देखिए बॉटम टायर के अंदर क्या है, डेटा वेयरहाउस सर्वर। ये जो आपकी लेयर है ना, जहां पर फिलहाल मैं अपनी लेजर पॉइंट घुमा रहा हूं, वो है आपकी बॉटम टायर, जहां पर मेन चीज आती है डेटा वेयरहाउस सर्वर, ठीक है। जहां पर आप वेरियस सोर्सेज से उठाए हुए डेटा को क्या करोगे, स्टोर करोगे, लेकिन डायरेक्टली स्टोर नहीं करना। यहां पर आपके पास 5 पिलर्स अवेलेबल है, 5 अलग अलग ऑपरेशन, वो आपको कंपलसरी परफॉर्म करने ही है। सबसे पहला होगा एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट यानी कि क्या, ये जो आपके पास सोर्सेस अवेलेबल है ना, उसमें से आपको डेटा को निकालना है, फैच करना है, रिट्राइव करना है, तो उसको बोला जाता है एक्सट्रैक्ट, ठीक है। देन आफ्टर आता है क्लीन। क्लीन का मतलब क्या, जो आपने डेटा अभी भी फैच किया ना, उसके अंदर कई सारे रिडंडेंट डेटा भी हो सकते हैं, यानी कि कई सारे डुप्लीकेट डेटा भी हो सकते हैं, और कई सारे एम्प्टी यानी कि नल डेटा भी हो सकते हैं, राइट। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आपने सर्वे किया तो सभी ने एग्जैक्ट आंसर दिया हो, कई लोगों ने कई फील्ड्स एम्प्टी भी छोड़ दी हो, तो आपके पास कई सारे नल डेटास भी आएंगे। तो उस नल डेटा को आपको क्या करना है, क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्म यानी कि क्या, नाम पर से पता चल रहा है कि एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहा होगा, राइट। तो देखिए हमने पहले देखा था कि डेटा वेयरहाउस के अंदर डेटा तो स्टोर होता है, लेकिन किस फॉर्म के अंदर स्टोर होता है, रिलेशनल के अंदर, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर जो आपने डेटा उठाए है, ठीक है, फैच करवाए है, वो सब टेबुलर फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर डेटाबेस के अंदर सेव हो गए, राइट। तो ट्रांसफॉर्म यानी कि आपका जो रो डेटा है ना, उसको वो कन्वर्ट करेगा टेबुलर फॉर्म के अंदर। मे भी आप पढ़ चुके होंगे डेटाबेस के अंदर प्राइमरी की, फॉरेन की, टेबल, राइट। तो यहाँ पर डेटा वेयरहाउस के अंदर क्या होता है, मल्टीपल डेटाबेस होते हैं। अब हम सभी को मालूम है डेटाबेस के अंदर डेटा को किस तरह से सेव किया जाएगा, ऑब्वियसली टेबल बनाकर ही सेव किया जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म मेथड के अंदर क्या होता है, जो भी आपने परफेक्ट डेटा अभी तक क्लीन किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, उन सभी को अब यहाँ पर आप एंटर करवा सकोगे टेबुलर फॉर्म के अंदर, उस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दोगे, राइट। फिर आपने किया लोड। लोड यानी कि यहाँ पर टेबल के अंदर इंसर्ट कर देना, ठीक है। ट्रांसफॉर्म की मदद से आपने क्या किया, रो डेटा को टेबुलर फॉर्मेट के अंदर बिठाने के लिए डेटा को प्रिपेयर किया, ट्रांसफॉर्म किया रो डेटा में से। देन आफ्टर लोड, लोड यानी कि आपने सक्सेसफुली डेटा वेयरहाउस के अंदर डेटा को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। डेटा को फाइनली आपने डेटा वेयरहाउस के अंदर जगह दे दी। देन आफ्टर आपका लास्ट ऑपरेशन आता है रिफ्रेश। रिफ्रेश यानी कि अगेन ये जो हमने 4 परफॉर्म किए ना ऑपरेशन, उन सभी को अगेन रिपीट करना। रिफ्रेश यानी कि आप फिर से चेक करोगे क्या अगेन मेरे पास कोई नया डेटा आ रहा है वेरियस सोर्सेस में से, अगर हाँ आ रहा है तो फिर अगेन मुझे ये वाली प्रोसेस रिपीट करनी है, एक्सट्रैक्ट, क्लीन, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ठीक है। रिफ्रेश यानी कि अगेन मुझे चेक करना है क्या मेरे पास अब नया डेटा कोई अवेलेबल है, अगर हाँ अवेलेबल है तो फिर से ये ऊपर वाली 4 ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली लोड कराने के बाद आपका डेटा डेटा वेयरहाउस के अंदर स्टोर हो जा रहा है, ठीक है। अब डेटा वेयरहाउस के अंदर हमारा रिक्वायर्ड डेटा आ गया, ठीक है। अब इस रिक्वायर्ड डेटा को यहाँ पर 2 लोग यानी कि 2 डिपार्टमेंट हैंडल करेंगे। कौन कौन से, एक होगा मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट और एक होगा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों का काम क्या होगा, कौन सा डेटा यहां पर रहने देना है और कौन सा अननेसेसरी डेटा डिलीट कर देना है। सपोज यहां पर आपने सभी डेटा लोड तो करवा दिए, लेकिन कोई डेटा इस टाइप का है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, जिसको आगे जाकर नॉट अ सिंगल यूजर, किसी को भी यूज नहीं करना है, ऐसा डेटा है, अननेसेसरी डेटा। तो उन सभी को ये दोनों लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसको क्लीन कर देंगे, रिमूव कर देंगे परमानेंटली, ठीक है। और किस टाइप का डेटा यहां पर आप लोड करवा रहे हो, वो लोड कराते वक्त मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको देखेगा, ठीक है, कि क्या कोई हार्मफुल डेटा तो नहीं आप करवा रहे हो। सपोज आपने सुना होगा वायरस, ट्रोजन, मालवेयर्स, ठीक है, इस तरह का डेटा तो इसके अंदर लोड नहीं हो रहा है ना, वो सब कौन देखेगा, मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट देखेगा, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, डेटा को हैंडल करेगा, कौन सा डेटा इसके अंदर रहने देना है, किस डेटा को मुझे डिलीट करना है और किसको मुझे अपडेट करना है, राइट। देन आफ्टर आपका मेटा डेटा रेपोजिटरी, तो हम ऑलरेडी इसको डिटेल के अंदर देख चुके हैं प्रीवियस सेशन के अंदर, मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, सिंपल
मेटा डेटा यानी कि डेटा अबाउट डेटा। यहाँ पर आपकी इंडेक्स क्रिएट होती है कि इस पर्टिकुलर डेटा वेयरहाउस के अंदर आपको कोई डिटेल्ड डेटा देखना है, तो उस डिटेल्ड डेटा किस डेटाबेस के अंदर कहाँ पर एग्जैक्टली स्टोर है उसका इंडेक्स वाइज यहाँ पर नंबरिंग किया हुआ होगा। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में एक एग्जांपल दिया था बुक और उसकी इंडेक्स का। सपोज मेरे पास बुक के अंदर 10 चैप्टर्स अवेलेबल है, तो सपोज मुझे 7 नंबर के चैप्टर तक पहुंचना है, तो उसका पेज नंबर तो मुझे देखना होगा ना, राइट। तो उसका पेज नंबर मुझे कहाँ से मिलेगा, इंडेक्स के अंदर मिलेगा। तो ये हमारी इंडेक्स है। इनडायरेक्टली आप इस तरह से इमेजिंग करो, रेपोजिटरी यानी कि हमारी एक इंडेक्स। यहाँ पर कई सारे मिलियंस ऑफ डेटा हो सकते हैं। पर्टिकुलर डेटा तक पहुंचने के लिए वो डेटा एग्जैक्टली किस लोकेशन पर सेव है उसकी सभी इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगी, मेटा डेटा रेपोजिटरी के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इतना समझ लिया। देन आफ्टर डेटा वेयरहाउस के अंदर तो मिलियंस ऑफ डेटा हो गए। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या फिर कंपनी को अब उसके हिसाब से उसके रिक्वायर्ड डेटा चाहिए होंगे, तो इस पूरे डेटा वेयरहाउस का थोड़ी ना यूज करेंगे, वो किसका यूज करेंगे, डेटा मार्ट्स का। हमने ऑलरेडी डेटा मार्ट्स के टाइप भी पढ़ लिए, राइट। डेटा मार्ट्स क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड बना हुआ छोटा छोटा डेटा वेयरहाउस यानी कि उसका डेटा मार्ट्स। सपोज मेरे पास डेटा वेयरहाउस के अंदर कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, सेल्स के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, वेयरिंग्स के रिगार्डिंग, क्लोथ्स के रिगार्डिंग। अब इस किसी कंपनी को ओनली एंड ओनली प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग ही डेटा चाहिए, तो उसको इस सभी डेटा के साथ कोई भी मतलब नहीं है। वो क्या करेगा, अपने हिसाब का डेटा सबसे पहले एक अपने कस्टम डेटा मार्ट के अंदर सेव कर देगा। देन आफ्टर वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा किसके साथ, अपने बनाए हुए डेटा मार्ट्स के साथ, ना कि पूरे डेटा वेयरहाउस के साथ। ठीक है, तो ये आपको एडवांटेज मिलता था डेटा मार्ट्स के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू डेटा कैटेगरी अलग अलग डेटा मार्ट्स बनाओगे। ठीक है, देन आफ्टर ये आपका फिनिश होता है बॉटम टायर। यहाँ पर ऑलरेडी डेटा वेयरहाउस सर्वर यानी कि डेटा रिलेटेड ही सभी वर्क्स किए जाते हैं, राइट। चलिए अब आपका आता है मिडिल टायर यानी कि ओलेप सर्वर। अब इस पूरे मिडिल टायर के अंदर ओनली एंड ओनली क्या हो गए, ओलेप सर्वर्स ही हो गए, कई सारे ओलेप सर्वर हो गए। ठीक है, हम ओलेप का मतलब ऑलरेडी प्रीवियस सेशन के अंदर देख चुके हैं, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस। ठीक है, जिसके अंदर आप क्यूब बनाते थे और क्यूब के अंदर वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। फॉर एग्जांपल रोल अप, ड्रिल डाउन, ठीक है, पाइवोट, स्लाइस, डाइस, इस तरह से कई सारे ऑपरेशन इसके अंदर आप परफॉर्म कर सकते हो और अपने रिक्वायर्ड मुताबिक आप डेटा को फैच करवा सकते हो। ठीक है, तो हमने देखिए बॉटम टायर के अंदर क्या किया था, अपनी पैटर्न के अकॉर्डिंग अलग अलग डेटा मार्क्स क्रिएट किए। अब इस डेटा मार्क को आप यहां पर क्या करोगे, क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, राइट। इस डेटा मार्क को आप क्यूब के अंदर क्या करोगे, कन्वर्ट कर दोगे, क्योंकि आपको मल्टी डायमेंशनल व्यू मिल सके इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से क्यूब आपको यहाँ पर कई सारे मिलेंगे, कई सारे आप डेटा यहाँ पर एनालिसिस करोगे, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आपको एक ही क्यूब जनरेट होकर मिलेगा, कई सारे क्यूब मिलेंगे। कई लोग डायरेक्टली पूरे डेटा वेयरहाउस से में भी ओलेप सर्वर बना देंगे। देखिए यहाँ पर पूरे डेटा वेयरहाउस से ही डायरेक्ट क्या किया है, ओलेप क्यूब को जनरेट किया है। यहाँ पर डेटा मार्ट से भी ओलेप सर्वर को जनरेट किया है, राइट। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा, ऑब्वियसली डेटा वेयरहाउस में से डायरेक्टली बने हुए ओलेप सर्वर के अंदर कई सारे व्यूज होंगे, ठीक है, कई सारे कंटेक्स्ट, कई सारे कैटेगरीज होंगे, जबकि कोई स्पेसिफिक डेटा मास से ऊपर बनाए गए क्यूब के अंदर आपको परफेक्ट मल्टी डायमेंशनल व्यू मिलेगा। क्योंकि डेटा मार्ट आपने बनाया है किस लिए था, कोई एक प्रोडक्ट या फिर सेल्स को एनालिसिस करने के लिए ना, तो उसकी मदद से बना हुआ क्यूब सिर्फ और सिर्फ उसी के रिगार्डिंग डेटा को ही कंटेन करेगा, सिंपल। तो ये पूरा क्यूब सपोज कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड बना है, ठीक है, प्रोडक्ट्स किस किस सिटी में बेचा आपने, ठीक है, कौन कौन सी प्रोडक्ट और कितने कितने क्वार्टर के अंदर, ठीक है, वो सब यहाँ से आप प्रेडिक्ट कर सकोगे। तो इस तरह से आपने मिडिल टायर के अंदर क्या बना लिए, आपके ओलेप सर्वर के क्यूब्स बना लिए। ठीक है, ये अनलिमिटेड क्यूब्स आप बना सकते हो, ओके। लेकिन ये क्यूब्स आपको कहां से बनाना है, या तो डेटा वेयरहाउस से डायरेक्टली या तो डेटा मार्ट से, ओके। चलिए एज ए डेवलपर आपने क्यूब बना लिए, आप क्यूब समझ भी सकते हो, ठीक है, इसके अंदर 5 टाइप्स के ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, रोल अप, ड्रिल डाउन वगैरह वगैरह, और साथ ही साथ आप DMQL कोड भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी अपनी स्कीमा बना सकते हो इस क्यूब की ऊपर से। देन आफ्टर आप समझ सकते हो ना इस मिडिल टायर को, ओलेप सर्वर क्या है, क्यूब क्या है, डायमेंशन क्या है, वो तो आप समझ सकते हो एज अ डेवलपर। आपके यूजर्स, आपके कस्टमर्स को थोड़ी ना पता चलेगा कि ये क्यूब क्या है, मिडिल टायर क्या है, मल्टी डायमेंशनल व्यू क्या है, नहीं पता चलेगा। उसको तो क्या चाहिए होगा, उसको तो फाइनल रिजल्ट चाहिए होगा,
ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट, फाइनल आउटपुट आपको कहां पर मिलेगा? टॉप टायर के अंदर। अब टॉप टायर के अंदर क्या आता है? वेरियस फ्रंट एंड टूल्स। फ्रंट एंड टूल्स यानी कि फ्रंट पर, यानी कि एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए बने हुए टूल्स, जो कि आपके बैकएंड में बने हुए डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेरी रिपोर्ट की मदद से, या फिर एनालिसिस की मदद से, या फिर आप इसके अंदर फर्दर डेटा माइनिंग भी कर सकोगे। ठीक है। तो विजुअलाइजेशन, आपके पास नंबर ऑफ डेटा अवेलेबल है, लेकिन आपका यूजर उसको नहीं समझ सकेगा। यूजर को विजुअली समझाना पड़ेगा, आपको बेटर रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप उसको वेरियस चार्ट की मदद से, टूल्स की मदद से, रिपोर्ट या फिर डेटा माइनिंग की मदद से भी समझा सकते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पर सबसे ऊपर जो टॉप टायर है ना, वहां पर आएंगे आपके एंड यूजर्स, बिजनेसमैन, वॉटएवर, जहां पर आप अपना फाइनल प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन करोगे कि सर मेरे पास यहाँ पर इतने इतने परफॉर्म करने के बाद फाइनल आउटपुट कुछ इस तरह से मिला। ठीक है। तो आपको डायरेक्टली ये बताना होगा अपने बॉस को, अपनी कंपनी को, अपने मैनेजर को, एचआर को। ठीक है। ये है टॉप टायर, जो कि आपके एंड यूजर्स देखने वाला है। ये सब तो क्या चीज थी? ये तो सब बैकएंड चीज थी। ठीक है। जो कि आपने समझा, आपने उठाया कि मुझे कौन कौन सा डेटा चाहिए, कौन कौन सा नेसेसरी परफॉर्म करना है ऑपरेशन, कहां से मेरा OLAP सर्वर बनेगा, किस टाइप का बनेगा, कौन से व्यूज इसके अंदर होंगे, मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, कौन सी स्कीमा यूज करनी होगी, वो सब कुछ यहाँ पर डिसाइड होगा। ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, किसकी मदद से आप फाइनल आउटपुट लाए हो, डजंट मैटर। आपके एंड यूजर को किसी की भी नेसेसर नहीं है। ठीक है। उसको तो सिर्फ फाइनल आउटपुट से मतलब है। ठीक है। तो यहाँ पर टॉप टायर फ्रंट एंड टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एंड यूजर्स। ओके। तो ये था आपका 3 टायर डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर। यहाँ पर 3 लेयर्स है आपके पास। बॉटम टायर जिसके अंदर ओनली एंड ओनली डेटा वेयरहाउस सर्वर हो गए, मिडिल टायर जिसके अंदर ओनली OLAP सर्वर्स हो गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्यूब्स, एंड देन आफ्टर फाइनल टॉप टायर जिसके अंदर फ्रंट एंड टूल्स हो गए, कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर्स जो कि क्या करेंगे, आपके फाइनल आउटपुट को, न्यूमेरिक आउटपुट को विजुलाइज करके आपके एंड यूजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो तीनों टाइप्स के आर्किटेक्चर में सबसे ज्यादा एडॉप्ट किया जाने वाला आर्किटेक्चर वो वाला है 3 टायर डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर। ठीक है। तो ये आपको समझना था डिटेल के अंदर। ठीक है। चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जितना मैंने बताया ना, उन सभी को हम थोड़ा सा थियोरेटिकली भी देख लेते हैं। ठीक है। मैंने जो भी अभी बोला वो, तो चलिए सबसे पहले आता है आपका बॉटम टायर। ठीक है। ये जो आपका बॉटम टायर है वो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है डेटा वेयरहाउस सर्वर। ठीक है। यहाँ पर आपको डेटाबेस सर्वर भी बोल सकते हो। ठीक है। क्योंकि मैंने अभी भी बोला डेटा वेयरहाउस के अंदर कई सारे डेटाबेसेस अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर हाँ, ईच एंड एवरी डेटाबेस के अंदर मैंने अभी बताया था कि कई सारे टेबल्स भी हो सकते हैं। तो हमने जो लोड किया था ना डेटा, वो इनडायरेक्टली किसके अंदर किया था, कोई पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर मौजूद टेबल के अंदर। राइट। तो यहाँ पर यही सब लिखा हुआ है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि RDBMS। ठीक है। डेटा इज फीड इनटू बॉटम टायर बाय सम बैकएंड टूल्स एंड यूटिलिटीज। आपके पास रो डेटा तो नहीं, यहाँ पर नीचे मौजूद था, लेकिन आपने डेटाबेस के अंदर किस तरह से इंसर्ट किया, तो कि बैकएंड टूल्स की मदद से इंसर्ट किया। राइट। अब कौन कौन से फंक्शन परफॉर्मेंस आपने किए, तो कि ये 5 वाला, तो वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने डेटा एक्सट्रैक्शन करना है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक्सट्रैक्ट लिखा है वो, फिर डेटा आपको मिल गया, उसके ऊपर डेटा क्लीनिंग परफॉर्म करना है, देन आफ्टर डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसको लोड करवाना है और अगेन उसको रिफ्रेश करवाना है। ठीक है। अब इस टायर के अंदर ऑलरेडी मेटा डेटा रिपोजिटरी भी कंटेन की जा सकती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। वो क्या करेगा कि विच स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा वेयरहाउस एंड इट कंटेंट्स। जैसा कि मैंने अभी भी बोला था, मेटा डेटा रिपोजिटरी वन टाइप ऑफ इंडेक्स है। राइट। कि डेटा वेयरहाउस के अंदर मिलियंस ऑफ डेटा पड़े हुए होंगे, तो वो एग्जैक्ट डेटा किस लोकेशन पर, एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन तक आपको पहुंचना है, तो उसकी कंप्लीट इंडेक्सिंग आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है। तो ये था आपका बॉटम टायर। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ETL प्रोसेस की। ठीक है। ETL यानी कि एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। थोड़ा सा हम बैकवर्ड जाएंगे और यहां पर देखते हैं। ये है आपका E यानी कि एक्सट्रैक्ट, T यानी कि ट्रांसफॉर्म और L यानी कि लोड। इन पांचों में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 ऑपरेशन है वो कौन कौन से है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। ठीक है। तो इसको शॉर्ट में बोला जाएगा ETL। डेटा वेयरहाउस सब्जेक्ट के अंदर आप कई बार ETL पढ़ोगे। ठीक है। तो ETL का फुल फॉर्म क्या होगा, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। पांचों प्रोसेस में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही तीनों तो ऑप्शन है। राइट।
तो देखिए एक्सट्रैक्ट यानी कि क्या, डेटा को लेना, ठीक है। तो किन किन वेरियस सोर्सेस में से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करोगे, तो यहां पर आपके पास कई सारे सोर्सेस है ना। तो फॉर एग्जांपल कई सारे सोर्सेस हो सकते हैं, एलओबी, ईआरपी, सीआरएम जैसे कई सारे कंपनी रिलेटेड सोर्सेस हो सकते हैं कि जहां से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। देन आफ्टर आपने किया उसको ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म यानी कि मैंने अभी भी बताया था कि आपने कई सारी वेरियस सोर्सेस में से डेटा को ले लिया, अब उसको डेटाबेस के अंदर सेव करवाने के लिए कुछ नेसेसरी परफॉर्मेंस करने होंगे, ऑपरेशंस करने होंगे, ठीक है, जिसके अंदर राउट्स आएगा, प्रोसेसेस आएगी, कई मैप्स आएंगे। तो सभी छोटी छोटी प्रोसेस में से डेटा को आपको पास आउट करना होगा। आपको डायरेक्टली डेटा को फेच किया और डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया, ऐसा नहीं है। डेटा को सबसे पहले आपको कैपेबल बनाना होगा टेबल के अंदर स्टोर करवाने के लिए। डायरेक्टली रो डेटा, कोई भी टाइप का डायरेक्टली रो डेटा सीधा डेटाबेस के अंदर आप सेव नहीं करवा सकते, उसको इन छोटी छोटी प्रोसेस में से गुजारना होगा, आपको पास करना होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन। उसका राउट्स आपको डिसाइड करना होगा, यानी कि कौन सा डेटा किस टेबल के अंदर जाएगा, वो उसके अंदर आपको प्रोसेस करनी होगी, देन आफ्टर आपको उसको मैप्स के अंदर कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो सभी छोटी छोटी चीज आती है। एंड देन आफ्टर फाइनली डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन हो जाने के बाद आप उसको करवाओगे लोड, किसके अंदर, डेटा वेयरहाउस के अंदर। तो डेटा वेयरहाउस के अंदर कई क्या होता है, मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं और डेटाबेस के अंदर आपके कई सारे टेबल्स होते हैं, राइट। तो फाइनली ट्रांसफॉर्म किया गया डेटा पर्टिकुलर टेबल्स के अंदर आपको सेव करवाना होता है, ठीक है। तो मेन पांचों प्रोसेस में से आपकी मेन तीन चीज कौन सी है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, ठीक है। तो आगे जाकर आपको ये वर्ड कई बार देखने को मिलेगा, ETL, आपको रिमेंबर रखना है, ETL यानी कि एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ओके। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे मिडल टायर की तरफ। तो हमने ऑलरेडी मिडल टायर समझ लिया, राइट। मिडल टायर के अंदर ओनली क्या आता है, OLAP सर्वर। यहाँ पर सिर्फ वही चीज लिखी हुई है एज अ थियोरेटिकली, मिडल टायर इज अ OLAP सर्वर प्रेजेंट यूजर अ मल्टी डायमेंशनल डेटा फ्रॉम डेटा वेयरहाउस। कि डेटा वेयरहाउस के अंदर पड़े हुए डेटा को मल्टी डायमेंशनली आपको देखना है तो आप OLAP सर्वर्स या फिर क्यूब्स की मदद से देख सकते हो, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर OLAP के कई सारे सर्वर्स भी हो सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी OLAP सर्वर के तीन टाइप देख लिए थे, राइट, रोलैप, मोलैप और होलैप। तो यहाँ पर इसके अंदर रोलैप मॉडल भी हो सकता है, मोलैप मॉडल भी हो सकता है, ठीक है। रोलैप यानी कि क्या, एक्सटेंडेड RDBMS, ठीक है। एक्सटेंड यानी कि थोड़ा सा बढ़ाया हुआ, इंप्लीमेंट किया हुआ, इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ RDBMS, ठीक है। रोलैप मैप्स द ऑपरेशंस ऑन मल्टी डायमेंशनल डेटा टू स्टैंडर्ड रिलेशनल ऑपरेशंस। एंड देन आफ्टर आता है आपका मोलैप मॉडल। मोलैप यानी कि डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन मल्टी डायमेंशनल डेटा एंड ऑपरेशंस। तो हमने मेजोरिटी देखा था प्रीवियस सेशन के अंदर OLAP के अंदर, राइट। OLAP का जो आपका क्यूब बनेगा वो किस स्कीमा का यूज करेगा, मल्टी डायमेंशनल स्कीमा का, ठीक है। तो मेन मेजोरिटी आपका ये सभी जो सर्वर्स यानी कि क्यूब्स बनेंगे वो मोलैप की मदद से बनेंगे, मल्टी डायमेंशनल OLAP, ठीक है। हमने ऑलरेडी एक बड़ा सा एग्जांपल भी देख लिया था, क्वार्टर्स हमने यहाँ पर लगाए थे, सिटीज यहाँ पर लगाई थी और यहाँ पर आइटम्स लगाए थे, प्रोडक्ट्स लगाए थे, राइट। उसके अंदर हमने ड्रिल डाउन किया था, रोल अप, पाइवोट, देन आफ्टर स्लाइस एंड डाइस, इस तरह के 5 ऑपरेशन भी हमने परफॉर्म किए थे, ठीक है। तो वो सभी डेटा का जो क्यूब वाला वर्जन है वो क्या होता है, इनडायरेक्टली मोलैप मॉडल ही होता है, राइट। फिर हाँ, इसके अंदर आप डाइस करोगे या फिर स्लाइस करोगे और पर्टिकुलर क्यूब को आप निकालोगे तो उसके अंदर जो डेटा सेव किया होगा वो होगा आपका रोलैप मॉडल के अंदर, यानी कि रिलेशनली, ठीक है, एक दूसरे टेबल के साथ इंटरकनेक्टेड हो गए विथ यूज ऑफ प्राइमरी की या फिर फॉरेन की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक जो OLAP सर्वर होगा, उसका क्यूब होगा, उसके अंदर दोनों टाइप के मॉडल्स अवेलेबल होंगे। जो मेन आपको जो दिख रहा है वो होगा आपका मोलैप मॉडल, यानी कि मल्टी डायमेंशनल OLAP, और उसके अंदर छोटे छोटे जो टेबल्स हो गए जो कि इंटरनली कनेक्टेड हो गए एक दूसरे के साथ, वो होगा आपका रोलैप मॉडल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, अब बारी आती है आपकी टॉप टायर की। टॉप टायर ऑलरेडी हमने बोला फ्रंट एंड है, राइट, क्लाइंट लेयर के लिए, आपके जो एंड यूजर्स है उसके लिए। अब इसके अंदर कई सारे लेयर्स आते हैं, कई सारे टूल्स आते हैं। कौन कौन से टूल्स है, देखिए सबसे पहला है आपका यहाँ पर क्वेरी एंड रिपोर्टिंग टूल्स, जिसके अंदर आप प्रोडक्शन रिपोर्टिंग टूल यूज करोगे। अब यहाँ पर टूल का मतलब है सॉफ्टवेयर, कई सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि आपके बनाए हुए क्यूब्स के अंदर के डेटा को विजुअली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। देन दूसरा आता है आपका एनालिसिस टूल्स। वहां पर क्या करोगे आप, प्रिपेयर चार्ट्स बेस्ड ऑन एनालिसिस, जो कि आपने एनालिसिस किया अब तक इस डेटा को देखने के बाद, तो फाइनल डिसीजन क्या आया उसका विजुअली चार्ट्स बनाओगे, रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, किसकी मदद से, एनालिसिस टूल्स की मदद से। देन आफ्टर एक बहुत ही बड़ी फील्ड आती है डेटा माइनिंग, ठीक है। इसको भी हम वेरियस चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर देखने ही वाला है।
तो यहाँ पर डेटा माइनिंग के भी कई सारे टूल्स आते हैं जो कि डिस्कवर कर सकते हैं हिडन नॉलेज एंड पैटर्न्स को। देखिए ये अपने आप में एक बड़ी फील्ड है डेटा माइनिंग, जिसको हम ऑलरेडी नेक्स्ट सेशंस के अंदर या फिर एक अलग ही चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, राइट, इन फ्यूचर डेटा माइनिंग। तो यहाँ पर आप इस तरह से टॉप टायर को परफेक्टली क्लाइंट को या फिर आपके एंड यूजर को रिप्रेजेंटेशन कर सकोगे। ओके, तो ये था आपका तीनों टायर्स का व्यू। ओके, चलिए अब नेक्स्ट ये आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा वेयरहाउस 3 टायर आर्किटेक्चर। ये पूरा का पूरा 3 टायर आर्किटेक्चर ही है, लेकिन ये आपका व्यू कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट व्यू है, यानी कि ओवरऑल फाइनल आपका वर्जन है एब्स्ट्रैक्ट व्यू। ओके, यहाँ पर आप देखिए आपके पास मेनली 2 सेशन है, द बैक एंड एंड द फ्रंट एंड। ठीक है, बैक एंड यानी कि क्या, जो कि इतना फर्स्ट 3 चीज जो है ना, ठीक है, जो कि हम एज ए डेवलपर हमें समझना है, और फाइनल आउटपुट हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है विथ यूज ऑफ क्वेरी रिपोर्टिंग, एनालिसिस और फ्रंट एंड टूल्स। तो आपके एंड यूजर्स को या फिर आपके क्लाइंट्स को इन सब में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं है। उससे क्या मालूम है, सिर्फ और सिर्फ उसका आउटपुट, उसको आउटपुट से ही मतलब है। तो उसको सबसे ज्यादा कंसर्न होगी आपकी फ्रंट एंड लेयर से, यानी कि ये वाला आउटपुट। ठीक है, किस तरह से ये वाला आउटपुट आया, उससे उसके साथ कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, ये 3 चीज, ये जो बैकएंड वाली पार्ट थी वो तो हमने की एज ए डेवलपर, राइट। सबसे पहले क्या किया, कई सारे ऑपरेशनल सोर्सेस, ठीक है, जिसमें से आपने ETL मेन 3 चीज आपने परफॉर्म की, राइट, जिसको आप बोल सकते हो डेटा स्टेजिंग एरिया। यहाँ पर आपको 5 ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट, एक्सट्रैक्शन, ठीक है, देन आफ्टर क्या था आपका ट्रांसफॉर्मेशन, देन आफ्टर लोड एंड देन आफ्टर फाइनली रिफ्रेश। ठीक है, यहाँ पर आप एक्सट्रैक्शन के बाद क्लीन भी कर सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोला 5 में से जो मेन प्रोसेस है वो ETL। ठीक है, तो डेटा को स्टेजिंग एरिया से पास आउट करने के बाद आप उसको लोड करवाओगे डेटा वेयरहाउस के अंदर या फिर डेटा मार्ट्स के अंदर। ठीक है, यह हो गया आपका डेटा प्रेजेंटेशन एरिया। यहाँ पर आपने डेटा को कैटेगराइज कर लिया, अब उसके ऊपर से आपको डायरेक्टली यूजर को रिप्रेजेंटेशन करना है आपका फाइनल आउटपुट। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जाएगा डेटा एक्सेस टूल्स। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट व्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब है हमारे पास स्टैक व्यू। ये जो हमने प्रीवियस देखा ना वो था एब्स्ट्रैक्ट व्यू, यानी कि ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल सिनेरियो ये हो रहा है, राइट। अब इसका डिटेल्ड व्यू बोल सकते हो या फिर आप स्टैक व्यू बोल सकते हो कि फाइनली मार्केट के अंदर इतना सब कुछ होता है डेटा वेयरहाउस के अंदर। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन चार्ट के अंदर बहुत ही अच्छा दिखाई देगा, राइट। यहाँ पर सबसे नीचे है आपका डेटा सेशन, आपके पास रो डेटा होगा जो कि ऑपरेशनल डेटाबेस में से आ रहा होगा या फिर एक्सटर्नल सोर्सेस में से आ रहा होगा। उसके अंदर आपने 5 ऑपरेशन परफॉर्म की, कौन कौन से, एक्सट्रैक्शन, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्म, लोड और रिफ्रेश। देन आपने डिसाइड किया कि किस डेटा को किस डेटाबेस के अंदर कहां पर मुझे पुटअप करना है वो। ठीक है, वहां पर उसकी इंडेक्सिंग आपने कर दी मेटा डेटा रेपोजिटरी के अंदर, मॉनिटरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन इन सबको हैंडल करेंगे। इसमें से वेरियस आपने मेटा डेटा मार्ट्स बना लिए। ठीक है, तो ये होगी आपकी बॉटम टायर। ठीक है, ये वाली। तो बॉटम टायर के अंदर हमने देखा अभी भी क्या होता है, ओनली एंड ओनली डेटा वेयरहाउस सर्वर्स ही होता है, राइट। देन आफ्टर इसमें से आप क्रिएट करोगे OLAP सर्वर्स। ठीक है, OLAP सर्वर्स यानी कि हमारी मिडल टायर। ठीक है, जो कि इसके अंदर हम क्यूब्स बनाते थे वो, और वहां पर आपका फाइनल आउटपुट निकलेगा टॉप टायर के अंदर, जो कि होती है ओनली फ्रंट एंड टूल्स। ठीक है, वहां पर आप क्वेरी रिपोर्टिंग बनाओगे, एनालिटिक्स करोगे और आगे जाकर डेटा माइनिंग करोगे। ठीक है, तो आपका डिटेल्ड व्यू हो गया, इतना फाइनली हमने देखा। ठीक है, तो इसका भी आप फाइनल स्क्रीनशॉट ले लो, ये है आपका स्टैक व्यू। स्टैक यानी कि एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, उसको फाइनली हम बोलेंगे स्टैक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब ये 2 स्लाइड्स है मेरे पास, ठीक है, जो कि आपको पूरे सेशन की समरी देगी। ठीक है, ऑलरेडी मुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, जो कि हमने देखा था वही है। सबसे पहले तो डेटा वेयरहाउस का कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर बताया गया है कि डेटा वेयरहाउस एक टाइप की इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके अंदर हिस्टोरिकल और कम्युलेटिव डेटा फॉर सिंगल और मल्टीपल सोर्सेस में से ली जाते हैं, राइट। डेटा वेयरहाउस सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इंटीग्रेटेड है, नॉन वायोलेट है और टाइम वेरिएंट भी है। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक हमने ऑलरेडी देख ली थी प्रीवियस सेशंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेटा वेयरहाउस के अंदर 5 कंपोनेंट्स आपको मेनली ध्यान में रखने होते हैं। एक जो डेटाबेस है वो, देन आफ्टर ETL टूल्स यानी कि एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग के जो आप टूल्स यूज करोगे वो, देन आफ्टर मेटा डेटा, क्वेरी टूल्स यानी कि जो फ्रंट एंड लेयर्स में थे वो। ठीक है, यूजर को किस टूल्स की मदद से, किस सॉफ्टवेयर की मदद से आप डेटा को रिप्रेजेंटेशन करोगे वो,
एंड देन आफ्टर आपका डेटा मार्ट्स। ठीक है, तो आपके पास मेन 5 चीज है कंसर्नेबल डेटा वेयरहाउस के अंदर, इसको ध्यान में रखना है। और हाँ, जो आपका क्वेरी टूल्स होता है जो कि आप फ्रंट एंड के अंदर रिप्रेजेंटेशन करोगे जिसकी मदद से, उसके अंदर मेन आपको 4 चीजें ध्यान में रखनी होगी। क्वेरी एंड रिपोर्टिंग टूल्स, एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स, डेटा माइनिंग टूल्स और ओलेप टूल्स। ठीक है, सभी चारों अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर आते हैं। ओके, सिर्फ थियोरेटिकली हमें देखना है, इन सभी को हमें प्रैक्टिकली हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलिए, देन आफ्टर डेटा सोर्सिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड माइग्रेशन टूल्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग ऑल द कन्वर्जन्स एंड समराइजेशंस। ठीक है, फाइनली जब हम लोड कराते हैं, प्रिपेयर करते हैं हमारे डेटा को, ठीक है, तो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर माइग्रेशन टूल्स को आप यूज करोगे उन सभी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। ओके, एंड देन आफ्टर मेटा डेटा क्या प्ले करता है, उसका रोल क्या है, तो स्पेसिफाई सोर्स, यूसेज, वैल्यूज एंड फीचर्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। डेटा को क्या करता है, मेटा डेटा हैंडल करता है। ठीक है, मेटा डेटा रेपोजिटरी जो है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सभी की इंडेक्सिंग, सभी की प्रीसाइज लोकेशन अलग अलग डेटा वेयरहाउस सर्वर्स के अंदर कहाँ पर है, वो सभी कौन हैंडल करेगा, मेटा डेटा ही तो हैंडल करेगा। ठीक है, उसकी रेपोजिटरी के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल ओवरव्यू था, उसका समरी था। ये था आपका फाइनल डेटा वेयरहाउस का 3 टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेशन एंड होता है और आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पूरा का पूरा मेन जो सवाल है, क्वेश्चन है, वो आपको नोट डाउन करके आना है। एक्सप्लेन डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर इन डिटेल विथ नीट डायग्राम। और यहाँ पर आप कोई भी डायग्राम बना सकते हो। हमने तीनों डायग्राम देखे। ठीक है, सबसे पहला वाला जो रो डायग्राम हमने देखा, तीनों टायर्स, वो भी आप क्रिएट कर सकोगे। सबसे लास्ट वाला जो हमने स्टैक डायग्राम देखा, वो भी आप क्रिएट कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। ओके।